हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हानेमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एफोरिज्म में डिस्कशन किया था। As a scientific system, it is made up of certain fact, law, rules and methods or processes, each of which is an integral part of the whole. जैसे कि स्टुअर्ट क्लोज ने बोला था। टोटल 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, आप सबको तो पता ही होगा। लॉ ऑफ सिमिलिया सिम्प्लेक्स मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। टोटल 3 लॉ है, 2 डॉक्ट्रिन एंड 2 थ्योरी। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि डेफिनेट लॉ, जो नेचर्स लॉ है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, उसके ऊपर बेस्ड है। होम्योपैथी वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से होमियोस एंड पाथोस। होमियोस मीन्स सिमिलर एंड पाथोस मीन्स सफरिंग, ये तो पता ही होगा सबको। तो होम्योपैथी एक थेरापेटिक मेथड ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी बोल के जाना जाता है। ये जो एंशिएंट लॉ है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर जो है, वो एक एंशिएंट लॉ है जिसे कि उससे हनीमन से पहले भी हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखा गया था। इवन अरिस्टोटल ने रिकॉग्नाइज किया था, हिपोक्रेट्स ने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन किसी ने उसे एप्लीकेशन थेरापेटिक फील्ड में इसका एप्लीकेशन नहीं किया था। इसे H.A. रॉबर्ट्स ने अपने फिलॉसफी में डिस्क्राइब किया था ऐसे। होम्योपैथिक लॉ, नेचर्स लॉ से होम्योपैथिक लॉ डिराइव हुआ है, जो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, which means likes cured by likes. Nature's law of cure ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 26th aphorism में तो डिस्क्राइब है, जो कि है ए वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द स्ट्रॉन्गर वन इफ द लैटर वाइल डिफरिंग इन काइंड इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। देन कम्स लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स में क्या है? मोनोफार्मेसी, मतलब एक ही मेडिसिन, एक बार में एक ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना होता है। एक टाइम में जब पेशेंट आएगा तभी एक ही मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एक सिंगल रेमेडी। तो हानीमैन ने एफोरिज्म 272 में बोला है हमें कि ओनली वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एक केस में एक टाइम में हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर 274 एफोरिज्म में भी उन्होंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब एक साथ बहुत सारे मेडिसिन नहीं देना चाहिए। सो वो लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स को फॉलो करते थे। एक्सक्यूज़ मी, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इधर जो लोग नागेंद्र बाबू बुक फॉलो करते हैं उसमें थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, 247 लिखा गया है ये एफोरिज्म नंबर। अगर आप लोग बुक पकड़ के बैठे हैं तो उसे करेक्शन कर दीजिएगा। देन सिंगल रेमेडी हमें क्यों दिया जाता है? पहले क्यों देते हैं हम लोग सिंगल रेमेडी? क्योंकि होम्योपैथी में जो ड्रग प्रूविंग होता है वो सिंगल ड्रग प्रूविंग होता है। एक साथ में जो ड्रग प्रूविंग, आगे जो आने वाला ड्रग प्रूविंग मैं एक्सप्लेन करूँगी उसे, एक बार में एक ही ड्रग हम लोग देते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बींग को प्रूफ करने के लिए। तो हमें जो सिम्टम्स मिलता है वो तो एक ही ड्रग का मिला है ना। तो हम एक साथ में 3-4 ड्रग अगर देंगे पेशेंट को तो उसमें हर किसी का सिम्टम्स मिल के उसके बॉडी में सिम्टम्स आएगा। फिर नेक्स्ट विजिट में उसका एमेलियोरेशन हुआ है या फिर एग्रावेशन हुआ है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो एक रेमेडी जितना, अभी जब पेशेंट आया है हमें सिम्टम्स लेके हमारे पास, तभी वो सिम्टम्स से मोस्ट सिमिलर मेडिसिन एक ही हो सकता है। बहुत सारे सिमिलर मेडिसिन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मोस्ट सिमिलर मेडिसिन एक ही होगा एक केस में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। देन अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन दिए तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेडिसिन एक्चुअली में एक्शन किया, कौन सा मेडिसिन क्यूरेटिव एक्शन किया और कौन सा मेडिसिन डिस्ट्रक्टिव एक्शन किया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 मेडिसिन हम दिए हैं और 2 मेडिसिन एक दूसरे को एंटीडोट किए हैं, कुछ मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री किए हैं, वो तो पता नहीं चलेगा हमें अभी। फिर अगर दोनों कुछ केसेस में 2 मेडिसिन हम लोग जब देते हैं तो उसका सिनर्जिस्टिक एक्शन, मतलब कंबाइंड एक्शन जब पेशेंट पे होगा तो एक नया सिम्टम्स वहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है। तो वी शुड नॉट गिव कॉम्प्लेक्स मेडिसिन एट ऑल। बिसाइड्स एवरीथिंग, वाइटल फोर्स क्या है? एक सिंपल सब्सटेंस है, एक सिंगल सब्सटेंस है। जैसे कि कैंट फिलोसफी में बोला गया है वाइटल फोर्स इज अ सिंपल एंड सिंगल सब्सटेंस। तो हमें
मेडिसिन भी जब उस वाइटल फोर्स डिसअरेंज्ड हुआ है, डिसहार्मोनी में है, डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें, तो हमें सिंगल मेडिसिन ही देके उसे हम ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स लॉ ऑफ मिनिमम. जब हानीमैन के जीवन में जो इनिशियल प्रैक्टिस वाला स्टेज था, तभी के टाइम पे वो ज़्यादातर लार्ज डोजेज में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जो स्मॉलेस्ट डोज होता है वही क्यूरेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है मेडिसिन का. माइन्यूट डोज होता क्या है, इतना स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रहना चाहिए कि वो वाइटल फोर्स को, जो वाइटल फोर्स डिरेंज हो चुका है, उसे लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन कर सके. ध्यान दीजिए यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन क्यों बोला गया. वो चाहे तो और ज़्यादा एक्साइट भी कर सकता है ना. देखिए, जब एक इंसान को डिजीज़ होता है, वाइटल फोर्स डिरेंज रहता है, पहले से ही वो विचलित वाला स्टेज में है, तो हम लोग उसे अगर ज़्यादा एक्साइट करेंगे तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होगा, वो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगा. दैट्स नॉट गुड. सो लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ वाइटल फोर्स करना है हमें, वरना एग्रावेशन भी हो, मतलब अगर लार्ज डोज देंगे तो एग्रावेशन तो होगा ही ना. वैसे येट सफिशिएंट टू अफेक्ट द नेसेसरी चेंज इन इट, मतलब इतना भी स्मॉल डोज नहीं होना चाहिए कि हम दिए कुछ मेडिसिन और पेशेंट में कुछ उसका एक्शन ही ना आए. जैसे कि हम लोग 26 एफोरिज्म में पढ़े होंगे कि अगर पहले से बॉडी में कुछ सिम्टम्स है, जो नेचुरल डिजीज़ फोर्स है बॉडी में, हम मेडिसिनल फोर्स एक बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, मेडिसिनल डिजीज़ एक फॉर्म कर रहे हैं, तो मेडिसिनल डिजीज़ शुड बी ग्रेटर देन द नेचुरल डिजीज़, देन ओनली इट कैन प्रोड्यूस क्योर. सो एडवांटेजेस ऑफ मिनिमम डोज क्या है, अनवांटेड एग्रावेशन वो अवॉइड करेगा. देन स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो मेडिसिन का है, जो कि अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम, वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग से ही वो फुलफिल कर पाएगा. और स्मॉलनेस ऑफ डोज की वजह से बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक डैमेज नहीं होगा, कुछ ड्रग एडिक्शन या फिर साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में नहीं आएंगे. क्यूरेटिव पावर और जो फाइनर पावर ऑफ ड्रग होता है वो मिनिमम डोज में अप्लाई करेंगे तो ही आएगा. देन सिमिलैरिटी, मेंटेन द सिमिलैरिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ द डिजीज एंड ड्रग. जब ड्रग प्रूविंग चल रहा है तो एक सिम्टम, एक ऑर्डर में हमारे बॉडी में सिम्टम्स आता है. जैसे कि अगर हम कुछ मेडिसिन ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, तो पहले अगर हेडेक आया, हेडेक थोड़ा कम होने के बाद बॉडी एक हो रहा है, फिर बॉडी एक कम होने के बाद हाथ में दर्द कर रहा है या फिर सर्दी हो रहा है. वो जो सीक्वेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स एंड सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन सिम्टम्स वो सिमिलरली होना चाहिए, और वो कब होगा, जब डोज मिनिमम रहेगा. नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डोज, जो कि आर्नस्टूल्स लॉ एक है, जिसमें वो बोले हैं कि स्मॉल डोजेस स्टिमुलेट करते हैं, मीडियम डोजेस पैरालाइज करते हैं, और लार्ज डोजेस किल करते हैं. उनके लॉ के हिसाब से ये वेरीफाई किया गया है. देन और एक मापर्चियस है जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्होंने लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन भी बोला था, जो कि बोले थे कि द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू अफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज द लीस्ट पॉसिबल, द डिसिसिव अमाउंट इज ऑलवेज ए मिनिमम एंड इन्फाइनेटिसिमल. सो नेचर में अगर कुछ चेंजेस करवाना है तो उसका क्वांटिटी लीस्ट पॉसिबल रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिंक, उन्होंने बोला है द क्वालिटी ऑफ द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटिटी इन इन्वर्स रेशियो. मतलब क्वालिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. मतलब अगर मेडिसिन में जितना क्वांटिटी मेडिसिनल क्वांटिटी जितना कम रहेगा, मतलब तभी उसका क्वालिटी मेडिसिनल क्यूरेटिव क्वालिटी उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा. जैसे कि आप लोग को पता होगा मिलिसिमल डोज आजकल हम लोग जो देते हैं, जो कि 6th एडिशन में हनीमन ने शुरुआत किया था, उसका वो क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग. टू अवॉइड केयरलेस प्रिस्क्रिप्शंस, Hahnemann insisted only those medicines whose curative effects are known must be administered to the patient. जो मेडिसिन का क्यूरेटिव इफेक्ट हमें पता है वही हम दे सकते हैं. हनीमन फर्स्ट थे जो कि ड्रग प्रूविंग का नेसेसिटी को फेल्ड किए. उससे पहले अल्बर्ट वॉन हेलन ने सोचा था, लेकिन उन्हें उसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में वो अप्लाई नहीं कर पाए. तो ड्रग प्रूविंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक और डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर और डिजीज क्यूरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन which is on the healthy human being of different age, both sex and various constitution. ये डेफिनेशन दिया है स्टुअर्ट लॉज ने. तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग
एक मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर और डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर जब हम लोग मेडिसिन ड्रग प्रूविंग के लिए हेल्दी ह्यूमन बींग में देते हैं, तभी हम लोग उसका बॉडी में जाने के बाद उसके बॉडी में क्या सिम्टम्स आ रहा है, कौन सा सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सेम मेडिसिन हम लोग एक सिक इंडिविजुअल को देंगे तभी वो सेम डिजीज़ क्योर कर पाएगा या नहीं, ये सब कुछ ड्रग प्रूविंग में हम लोग देखते हैं। और डिफरेंट एज में क्यों देखा जाता है, क्योंकि वेरियस एज ग्रुप में वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ रहता है और वेरियस एज ग्रुप में ससेप्टिबिलिटी उतना रहता है, अलग अलग रहता है। एज के बढ़ते साथ ससेप्टिबिलिटी कम भी होते जाता है, बढ़ता भी है। वैसे बहुत टाइप इधर बहुत कुछ मैटर करता है, एज से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड बहुत कुछ डिजीजेस हैं जो कि सिर्फ मेल को होता है, कुछ डिजीजेस हैं जो कि सिर्फ फीमेल को होता है। एंड इवन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि होम्योपैथी में 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, बॉडी टाइप है, उसके ऊपर भी वो अफेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन प्रूविंग ओवर एनिमल ड्रग प्रूविंग। अरे एलोपैथी वाले क्या करते हैं, मतलब बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो लोग डायरेक्ट एनिमल ड्रग प्रूविंग करते हैं, चूहों पे या फिर बंदर पे वो लोग ड्रग प्रूविंग वैसे करते हैं। तो हम लोग भी तो वैसा कर सकते थे ना, हम क्यों कर रहे हैं ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, जो कि बहुत बहुत रिस्की तो है, रिस्की नहीं है, लेकिन हाँ एनिमल ड्रग प्रूविंग अगर किया जा सकता है तो क्यों कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, क्या डिसएडवांटेजेस है या फिर क्या एडवांटेजेस है। पहले एनिमल्स हम लोगों को मेंटल सिम्टम्स नहीं दे सकते हैं, जो कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेंटल सिम्टम्स। देन ह्यूमन बींग पे और एनिमल पे एक सेम ड्रग का इफेक्ट डिफरेंट रहता है, क्योंकि हमारा एनाटमी एंड उनका एनाटमी, फिजियोलॉजी सब कुछ डिफरेंट है, तो सेम इफेक्ट थोड़ा ना आएगा, चाहे वो बंदर ही क्यों ना हो। बंदर और इंसान में भी बहुत फ़र्क है ना वैसे। और मोडालिटी एंड फाइनर सिम्टम्स ऑफ ड्रग हमें नहीं मिलेगा। जो एनिमल्स है वो कैसे बताएंगे कि हमें कि नहीं मुझे शाम को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सुबह को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो नहीं बता पाएंगे ना। और फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो जैसे कि कैंट्स जनरल्स है लाइक ड्रीम्स एंड माइंड सिम्टम्स, माइंड के सिम्टम्स, ये सब हम लोग एनिमल से एसेटेंड नहीं कर पाएंगे। देन क्वालिटेटिव स्टडी लाइक जैसे कि टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द मेडिसिन या सब्सटेंस, क्या क्या उसमें फिजिकल जनरल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम लोग एनिमल्स में नहीं देख पाएंगे। और जैसे कि स्टुअर्ट क्लोज ने एक डिनोशन दिया था यहाँ पे, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ होम्योपैथी आर मेड बाय मैन फॉर मैन। एक्सपेरिमेंट करते हैं कौन, फिजिशियन लोग फॉर मैन, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स जितने भी हैं, अंडर द नेचुरल कंडीशन विच बिलोंग टू द एवरीडे लाइफ ऑफ मैन। तो नेचुरल कंडीशन में ही हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड जो कि सुटेबल रहता है फॉर एवरीडे लाइफ। दे आर नॉट नेसेसरीली कंडक्टेड इन एलेबोरेटली इक्विप्ड टेक्निकल लेबोरेटरीज। जैसे कि एनिमल प्रूविंग किया जाता है टेक्निकल लेबोरेटरीज में, बहुत सारा इक्विपमेंट्स रहता है और एक प्रॉपर एक मतलब सैनिटरी कंडीशन सब कुछ वो मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमन ड्रग प्रूविंग कहाँ पे करते हैं, हमारे डेली लाइफ में एनवायरनमेंट, सेम ही एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में हम लोग स्टे करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होता है लाइफस्टाइल में, तभी वो ड्रग कैसे अफेक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। और बाय यूजिंग एंड अब्यूजिंग पोर डम्ब एनिमल्स हुज ओनली लैंग्वेज इज ए क्राई। और ऐसे भी नहीं करते कि पोर डम्ब एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं जिनका लैंग्वेज क्राई ही है, वो कुछ भी उन्हें दर्द हो रहा है तो वो रो देंगे, कुछ हो रहा है मेंटली, कुछ हो रहा है फिजिकली, कुछ किधर दर्द हो रहा है वो बता भी नहीं पाएंगे कि हाँ मेरे हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है या पीठ में दर्द है, वो कैसे बताएंगे। नेक्स्ट, सिक में भी प्रूफ नहीं करना चाहिए। वो हम लोग क्यों हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूफ करें, सिक में भी तो प्रूफ कर सकते हैं। सिक में प्रूफ करने से क्या होगा कि वो पेशेंट में जो सिम्टम्स रहेगा वो सिम्टम्स एंड ड्रग का सिम्टम्स दोनों मिक्स मैच कर जाएगा, तो या तो वो सिम्टम्स को एग्रावेट कर सकता है या तो एमिलिएट कर सकता है या तो दोनों कम्प्लीटली मिक्स होकर कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर सकता है। एंड सिक पर्सन पे ऑलरेडी वाइटल फोर्स उसका डिरेंज्ड है, सो उसका मेडिसिन का एक्शन ही डिफरेंट हो जाएगा, नॉर्मल से बहुत अलग हो जाएगा। और ड्रग प्रूविंग कैसे करना है उसका एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के हापाजार्डली कर देगा ड्रग प्रूविंग। तो वो एनिमल 105 to 145 एफोरिज्म में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में इन 1829।
माइजम को बोला जाता है, सारे डिजीज़ के कॉज है माइजम। अकॉर्डिंग टू हैनिमन माइजम ही है जो कि बेसिक फंडामेंटल एंड रियल कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। माइजम को डायनामिक डिजीज कॉजिंग पावर बोला जाता है। ये हैनिमन ने हैपोसाइडली नहीं बोला था, 12 साल तक वो एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके बाद वो कंक्लूजन में आए थे कि क्रोनिक डिजीज़ को क्रोनिक माइजम ही कॉज करते हैं, जो कि 3 टाइप ऑफ क्रोनिक माइजम रहता है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा है रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूसर ऑफ इनन्यूमरेबल फॉर्म ऑफ डिजीज। सारे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मदर ऑफ ऑल डिजीज एक्सेप्ट वेनरल डिजीज। तो एटलीस्ट 7/8 ऑफ क्रोनिक डिजीज फॉर्म करता है सोरा, और बाकी जो 1/8 पार्ट रह गया वो सिफिलिस एंड साइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो माइजमेटिक डिजीज़ जितने भी हैं उसका क्योर ओनली एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट से हो सकता है, और बाकी किसी भी ट्रीटमेंट से माइजमेटिक डिजीज़ का क्योर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स। ये डॉक्ट्रिन को हैनिमन ने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन इन 1833 इंट्रोड्यूस किया था। लास्ट में 6th एडिशन में वो वाइटल प्रिंसिपल में चेंज कर दिए थे वो वर्ड को। तो 9th एफोरिज्म में ये एक्सप्लेन किए थे हैनिमन, इन द हेल्दी कंडीशन वाइटल फोर्स रिमेन्स एंड मेंटेन्स इज नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन, बट जब वो डीरेंज होता है और मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस से उसमें अबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे बॉडी में अबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम के तौर पर शो होता है, जिसे हम डिजीज़ बोलते हैं। फिर डिजीज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद जब वो क्योर होता है फिर वो हेल्दी कंडीशन में आता है, तभी नॉर्मली ये साइकिल चलता रहता है हमारे बॉडी में। जैसे ये देख सकते हैं, ये लाइफ है, वाइटल फोर्स जब मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस इस पर अफेक्ट कर रहा है तो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, देन होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद इधर क्योर आएगा, नेक्स्ट वो हेल्दी कंडीशन ऑफ वाइटल फोर्स में वो आएगा। देन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ट्रायून एंटिटी है, जो कि 3 सिस्टम है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो जो स्पिरिट वाला पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल करता है, जो बॉडी में जितने भी मैनिफेस्टेशन है, जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स स्पिरिट से ही शुरू होता है। तो इसीलिए ये स्पिरिट को हैनिमन ने वाइटल फोर्स नाम से डिनोट किया था। हैनिमन एक प्योर वाइटलिस्ट नहीं थे या फिर प्योर मेटेरियलिस्ट नहीं थे, वो एक इंटीग्रलिस्ट थे जो कि बोथ लाइफ फोर्स एंड फिजिकल बॉडी को इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे। सो यहाँ पे देखो, प्योर वाइटलिस्ट मतलब क्या है, जो कि सिर्फ वाइटल फोर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजी के ऊपर सिर्फ काम करते हैं और वाइटल फोर्स के ऊपर एक इनर ऑरा के ऊपर बिलीव करते हैं, जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उन्हें प्योर वाइटलिस्ट बोला जा सकता है। एंड प्योर मेटेरियलिस्ट किन्हें बोला जाएगा, जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड बॉडीली सिस्टम फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड ये डिस्चार्ज, वो ये फंक्शन, हार्मोन, एंजाइम, बस उसके ऊपर वो जो लोग डिपेंड करते हैं वो प्योर मेटेरियलिस्ट है। लेकिन हैनिमन एक इंटीग्रलिस्ट थे, जो दोनों को मिक्स करके बहुत बोलते थे कि लाइफ फोर्स एंड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजिकल बॉडी बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए डिजीज और हेल्थ और क्योर। देन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल सब्सटेंस में जो लैटेंट क्यूरेटिव पावर है, वो जो कि क्रूड स्टेट में, जो एक नेचुरल स्टेट में रहता है, जो कि सुप्त अवस्था में रहता है, उसे अवेक किया जाता है, उसे उठाया जाता है, उसके नींद से उठाया जाता है और उसे इतना ऊंचा पावर तक एकदम लिया जाता है कि वो जब ह्यूमन बॉडी एक हेल्दी ह्यूमन बींग में जब वो लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग में जब हम लोग वो मेडिसिन देते हैं, ड्रग प्रूविंग करते हैं, तभी वो नेचुरल जो लैटेंट क्यूरेटिव पावर्स वो अराउज कर जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है, जैसे कि स्टुअर्ट लॉज ने दिया है, homeopathic potentization is a mathematico-mechanical process for the reduction according to the scale of crude, inert or poisonous medicinal substances to a state of physical solubility, physiological assimilability and therapeutic activity and harmlessness for use as homeopathic healing remedies. तो होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज ए मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। इसे मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस क्यों बोला गया? मैथमेटिको मतलब रिलेटेड विथ मैथमेटिक्स, उसे एक सर्टेन प्रोपोर्शन में तोड़ा जाता है, सर्टेन प्रोपोर्शन में उसे उसका ट्राइचुरेशन या फिर सक्शन किया जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे
कि ट्राइचुरेशन में मतलब वही ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक दिया जाता है, सक्कसन में डाउनवर्ड स्ट्रोक दिया जाता है। तो इससे बोथ मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा करना है। डाइल्यूशन एंड डायनामाइजेशन आर नॉट इक्वल। पानी मिलाना क्या बोलते हैं, बाकी नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि होम्योपैथी क्या है, पानी मिला के दे दिए या फिर अल्कोहल मिला के दे दिए, ऐसा नहीं है। डाइल्यूशन इज डिफरेंट। डाइल्यूशन में क्या, उसका क्वांटिटी का कुछ ऐसा आता पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल, मिलीसिमल स्केल, 1:9, 1:99, 49,999 ऐसे रेशियो में हम लोग उसे डिवाइड करते हैं मेडिसिन को। तो उसका क्वालिटेटिव पावर बढ़ते जाता है। देन ऐसे करने से क्या होता है, क्रूड, इनर्ट और पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस, इवन पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस को भी हम लोग ऐसे थेरापेटिक मेडिसिनल सब्सटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फिजिकली जो चीज़ वाटर सॉल्युबल नहीं होता उसे भी सॉल्युबल बना सकते हैं। फिजियोलॉजिकली जो चीज़ हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, उसे भी हम लोग एसिमिलेट कर पाते हैं। जो कि जैसे कि पॉइजनस सब्सटेंस रह गया, वो हम लोग फिजियोलॉजिकली उसे एसिमिलेट नहीं कर पाते ना, डेथ हो जाता है वरना। लेकिन वो पॉइजनस सब्सटेंस को भी ऐसे एक डिग्री में हम लेके आते हैं कि वो हम लोग फिजियोलॉजिकली मतलब डाइजेस्ट कर पाते हैं उसे। एंड थेरापेटिक एक्टिविटी विद हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस बना दिए फॉर यूज एज होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज। तो ड्रग्स को 2 मेथड्स में पोटेंटाइज किया जाता है, ट्राइचुरेशन एंड सक्कशन। ट्राइचुरेशन वो केसेस में किया जाता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल रहता है, और सक्कशन वो केसेस में किया जाता है जो कि पानी में सॉल्युबल रहता है। एडवांटेजेस क्यों करते हैं हम लोग होम्योपैथिक डायनामाइजेशन? टू रिड्यूस द मेडिसिनल सब्सटेंस और अनवांटेड मेडिसिनल अग्रावेशन एंड साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायनामाइजेशन करते हैं। होम्योपैथी बिलीव्स दैट वाइटल फोर्स इज डायनामिक इन नेचर। जैसे कि वाइटल फोर्स डायनामिक नेचर है, तो उसे जो डिजीज़ हुआ है वो भी डायनामिक डिजीज़ है, तो उसे जो मेडिसिन दिया है वो भी मटेरियल क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए, उसे भी डायनामिक क्वांटिटी में देना चाहिए। देन मोस्ट वायलेंट एंड डेडली पॉइजनस मेडिसिन जो ड्रग्स है, उसे भी हम लोग हार्मलेस बना सकते हैं टू ए हीलिंग रेमेडी, लाइक आर्सेनिक इज पॉइजन, यू ऑल नो। लैकेसिस, द स्नेक वेनम, उसे भी हम लोग मेडिसिन में कन्वर्ट कर चुके हैं। एंड सब्सटेंसेस जो कि क्रूड नेचुरल स्टेट में बहुत इनर्ट है, उसका कुछ ऐसा थेरापेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अभी वो उसे एक्टिव आफ्टर पोटेंटाइजेशन वो एक्टिव हो जाता है और सिक को हील करने में मदद करता है। जैसे कि हो गया कॉमन सॉल्ट जो कि है नाइट्रोम्यूर एंड चारकोल, लाइकोपोडियम, साइलेसिया, ये सब कुछ ऐसा वाले सब्सटेंस है जो कि क्रूड नेचुरल स्टेट में पूरा मेडिसिनली उनका कुछ मेडिसिनल पावर नहीं होता। फिर नेचुरल स्टेट में जो मेडिसिनल क्वांटिटी जो कि मोर और लेस एक्टिव रहता है, तो आफ्टर डायनामाइजेशन उनका स्फीयर ऑफ एक्शन और जो थोड़ा सा एक्टिव रहता है आफ्टर डायनामाइजेशन, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन इन आवर बॉडी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्शन वो बॉडी में क्रिएट कर सकता है। देन द एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन वो डीप रहता है, लॉन्गर टाइम तक रहता है और बॉडी के हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन ये तो आप लोगों को पता होगा कि ड्रग डायनामाइजेशन हनीमन ने होम्योपैथी में 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में 1833 में इंट्रोड्यूस किया था। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Bye. For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.